गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी तक में जो आए हुए हैं बोरोखनोर कविता, तृष्णा सैकिया, प्रणीता उपाध्याय, सोनिया सेत्री, सौरभ देवनाथ, मैक्स भी मतलब भीराज एंड सौरभ देवनाथ, आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग एंड लेट अस स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग ज़्यादातर चीज़ इसके पहले वाले में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बीच बीच में, जिसका जो समय आया, लेकिन फिर भी डिमांड आया था कि इसका एक साथ में करें ताकि सब कुछ क्लियर हो। तुम लोग में से कौन श्यामल और आई थिंक सौरभ का भी डिमांड था, तो उसमें बताए थे कि फिर से बताएंगे ये सारा चीज, इसीलिए इसको ये लास्ट क्लास के रूप में इसको ले रहे हैं। उसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी चीज़ें हैं, इसके बाद में चल के कुछ दिनों के बाद हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे स्टार्ट, जिसमें कि A to Z मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले नीट के एग्जाम में आया हुआ है पिछले 30 साल के दौरान में, और इन द फॉर्म ऑफ क्विज कंपटीशन के रूप में करेंगे, जो कि मेंटी क्विज होगा। लेकिन अभी इसके बाद मतलब कल से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो स्टार्ट कर दें स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी कौन कौन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो एट प्रेजेंट अभी कौन कौन हो, अभी कौन कौन आए हुए हो। एक तो सौरभ देवनाथ है, और ओके लेटेस्ट स्टार्ट। तुम लोग बताते रहो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें तो पता है, दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड एमएड बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेलेक्ट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 बुक्स ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ असम, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। लेट अस मूव। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव का मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें मेन रूप से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यहाँ से रिलेटेड है। एग मतलब ओवरी, जहाँ पर कि एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरा है ये इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम। यहाँ पर ये इसे कट व्यू दिखलाया गया है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, 2 व्यूज यहाँ पर दिखलाया गया है। तो इसी का प्रत्येक मंथ में जो हम लोग का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जिसे जानते हैं, या मेंस्ट्रुएशन, तो प्रत्येक में ओवरी से एग का फॉर्मेशन होता है प्रत्येक पीरियड में या प्रत्येक साइकिल में, और हमारा इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में चेंजिंग होता है, जो कि इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाएगा। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता, बोले तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन होता है फॉर मेकिंग प्रेगनेंसी सक्सेसफुल, ये जो लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये लेयर शेड आउट हो जाता है, टूट जाता है, और विथ ब्लड मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर आ जाता है थ्रू वेजिना। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि हो सकता है तुम लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर प्रत्येक मंथ में लगभग 100 से 150 ग्राम ml तक ब्लड यहाँ से शेड आउट होता है। तो अगर पूरा दुनिया का ले ले तो प्रत्येक दिन क्विंटल्स ऑफ ब्लड बाहर जा रहा है। तो क्या इस ब्लड को यूज किया जा सकता है किसी और तरीके से? इसका भी जवाब इसमें आने वाला है। फिर अब सवाल आता है कि कोई ऐसा क्यों ऐसा होता है कि हर बार ये शेड आउट होता है, और ऐसा सिर्फ फीमेल में ही क्यों है, मेल में क्यों नहीं है? ऐसा कुछ सिस्टम मेल में भी होना चाहिए। तो नेचर ने तो ये बहुत गलत काम किया, फीमेल में ऐसा सिस्टम डाला, मेल में ऐसा नहीं डाला। क्योंकि अगर बराबरी होना का मतलब, क्योंकि जैसे मेल संतान है भगवान का, तो वैसे तो फीमेल भी संतान है। तो फिर ये पक्षपात क्यों अपने संतानों के साथ, अपने बेटों के साथ अच्छा ऐसा बढ़िया किया, और बेटियों के साथ में ऐसा प्रॉब्लम दे दिया? इसका भी कुछ लेवल तक हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत कुछ इसमें होने वाला है, जो कि A to Z, फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, फिर इसको और भी कई सारा मेथड से, कई बार जानते होंगे, चाहे रीजनल रिलीजियस इशू हो या और किसी कारण से पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है या कुछ लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। स्टार्टिंग का जिस समय की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग का एक साल तक ओवम या सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन नहीं होता।
ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इरेगुलर होता है पीरियड। वैसे ही लास्ट में जिसमें मेनोपॉज होने का सिचुएशन आने वाला है उस समय में भी ऐसा ही होता है, और उस समय भी इरेगुलर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पीरियड 28 डेज का होता है, ये एवरेज है, लेकिन 28 डेज का जो एक्यूरेट 28 डेज का बहुत कम में होता है, ज़्यादा में नहीं होता। ऐसा क्यों, क्या इसका कारण है? 28 डेज का जो पीरियड्स होना है तो कुछ ही लोगों में होता है, कुछ ही फीमेल्स में होता है, सभी में नहीं होता। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? कुछ तो रीजन होगा। ये सारा रीजन के साथ में डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट अस मूव। सो मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो नॉन एज पीरियड और मंथली। मेंस्ट्रुएशन को पीरियड के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर इसको पीरियड कहा जाता है, कहीं पर इसको मंथली कहा जाता है, कहीं पर इसको मासिक धर्म कहा जाता है। अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन चीज वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चीज वही है, नाम अलग है बट चीज वही है। तो क्या है ये? इट इज रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकोजल टिश्यू दैट इज नॉन एज मेंसेस फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू वेजिना। ब्लड और म्यूकोजल टिश्यू का जो फॉर्मेशन हुआ था, जिसको कि हम लोग मेंसेस कहते हैं, वो यूट्रस के इनर लाइनिंग से होते हुए, मतलब इनर लाइनिंग से होके ये वेजिना के थ्रू पास आउट होता है। महक जी गुड इवनिंग। लेट अस मूव। अब आता है सवाल, द वर्ड मेंस्ट्रुएशन इज इटामोलॉजिकली रिलेटेड टू मून। मेंस्ट्रुएशन इटामोलॉजिकली मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से। अब चंद्रमा से कैसे रिलेटेड है? एक्चुअली में शुरुआती दौर में जब इसके ऊपर स्टडी किया गया था तो क्या देखा गया था कि ये होता है टोटल 28 डेज का, राइट। और जो मूनल साइकिल होता है, मून का जो साइकिल होता है जिसको कि लूनर साइकिल कहते हैं, वो लूनर साइकिल भी होता है 28 डेज का। तो संयोग बस जिसमें स्टडी किया गया था जिस फीमेल में, उसमें 28 डेज मतलब एक्यूरेट 28 डेज का था, और मून का साइकिल को स्टडी किया गया था 28 डेज से। तो इसीलिए मून से कनेक्ट करके इसको मेंसेस बोला। मतलब जैसे होता है ना कि समुद्र में भी ज्वार भाटा उत्पन्न होता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द मूनल मूवमेंट, लूनर मूवमेंट। सौरभ देवनाथ, बफरिंग हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? माय फ्यूचर डॉक्टर्स, और किसी में भी बफरिंग हो रहा है क्या, कि सिर्फ सौरभ देवनाथ में बफरिंग हो रहा है? चलो, अगर और किसी में भी हो रहा है तो बताओ, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि हमारे पास का कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है मेरे पास में तो कोई प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा। सौरभ, तृष्णा, महक, तुम लोग बताओ कि तुम्हारे में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है क्या? The term menstruation and menses are derived from the Latin menis. Menis means month, which in turn relates to the Greek mini, means moon. मतलब ये लैटिन। अच्छा, सिर्फ सौरभ देवनाथ का प्रॉब्लम है। ओके सौरभ, अपना मैग्निफिकेशन को डाउन करो, कम मैग्निफिकेशन पे करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये डेवलप किया है मेनिस से, मेनिस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है महीना, मंथ, और एक ग्रीक वर्ड है मेनी, मेनी का मतलब होता है मून। इसीलिए इसी दोनों वर्ड से मिलके ये बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि साइकिल इसलिए क्योंकि ये रिपीट होता है पार्टिकुलर टाइम पे 28 डेज में, इसीलिए उस समय, और मून के से रिलेटेड था, मून का भी साइकिल 28 डेज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी 28 डेज का, इसीलिए उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि मून का मेंस्ट्रुअल साइकिल से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब एक टर्म आता है मेनोराइट, एमिनोरिया। तुम लोग नाम सुने होगे, और अगर नहीं भी सुने होगे तो ये तुम्हारे 11 12th के भी एग्जाम में आएगा। प्लस ये काफी इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए भी। पहले कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होगे तो देखे होगे। क्या होता है ये एमेनोरिया? ए लैक ऑफ पीरियड्स नॉन एज एमेनोरिया। अगर पीरियड्स रुक गया किसी में, जैसे कि नॉर्मली 15 साल मैक्सिमम, 12 से
और अभी के टाइम में कम भी 12 से 14 साल, मैक्सिमम 15 साल के उम्र में पीरियड ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी का 15 साल उम्र हो गया किसी फीमेल का और उसके बावजूद भी साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग एमेनोरिया कहते हैं। या इसके अलावा किसी लड़की का या फीमेल का 90 दिन तक, 90 डेज, 3 महीने तक अगर पीरियड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को भी एमेनोरिया कहेंगे। तो उस कंडीशन में डॉक्टर को विजिट करना होगा कि हो सकता है यहाँ पर कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, जिसे कि मेडिकेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू द इट इज a regular and natural change that occurs in the female reproductive system, especially the uterus and ovaries, that makes pregnancy possible। ये एक नेचुरल चेंज है, रेगुलर नेचुरल चेंज है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, पार्टिकुलरली यूट्रस में एंड ओवरीज में, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। ओवरऑल अगर देखें तो प्रेगनेंसी इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द फीमेल। मेल के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, मेल के द्वारा सिंपली स्पर्म दिया जाता है, और स्पर्म का भी कंप्लीट पार्ट नहीं जाता है, स्पर्म का भी सिर्फ क्रोमोसोम का पोर्शन जाता है, मतलब डीएनए वगैरह जाता है। और क्या होता है डीएनए, मतलब क्रोमोसोम जाता है और सेंट्रियोल जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं जाता। सेंट्रोसोम मतलब सिर्फ क्रोमोसोम एक तरह से के, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितना भी चीजें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, सब तो फीमेल का होता है। 9 महीने तक फीमेल ही अपने यूट्रस के अंदर रखती है, अपना ब्लड देके, अपना खून देके, अपना ऑक्सीजन देके पालती है, और उसके बाद भी अपना मिल्क से सपोर्ट करती है, और काफी दिन तक, मतलब 2-3 साल तक मिनिमम सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का बच्चा बहुत ही ज्यादा निसहाय होता है। So pregnancy possible होता है because of the uterus and ovaries, and it is required for production of oocytes and for preparation of the uterus for pregnancy। और ये जो स्पेशली जो रेगुलर चेंज होता है ये जरूरी होता है oocyte का प्रोडक्शन के लिए, साथ ही साथ यूट्रस को फॉर्म करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। क्या पता किस महीने में जायगोट आ जाए, फर्टिलाइज होके, ओवम फर्टिलाइज होके आ जाए, क्या पता। ये तो यूट्रस को नहीं पता ना, ये तो ओवरी को नहीं पता ना, इसीलिए यूट्रस अपने आप में रेडी होके रहती है प्रत्येक महीना, ताकि अगर इस महीने में जायगोट आ जाए तो उससे इम्प्लांटेशन का साइट प्रोवाइड किया जाए, राइट। तो इसीलिए ये हर महीने ये अपने आप में चेंजिंग लाता है। मेल में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, मेल में सिंपली स्पर्म देना है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, सारा का सारा फीमेल्स के द्वारा होता है। और इवन इसीलिए हर महीने उस साइट्स को और यूट्रस को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को रेडी होना पड़ता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट occur, द लाइनिंग इज रिलीज इन व्हाट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो ये जो नया चीज बना हुआ था, एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, वेस्कुलराइजेशन हुआ था, वो निकल जाता है, शेड आउट हो जाता है, शेड ऑफ हो जाता है। हम देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन निकलता है और क्यों निकलता है। तो वो जो शेड ऑफ हो जाता है इसी को तो हम लोग पीरियड कहते हैं, राइट। नाउ मेनार्की, अभी देखे थे एमेनोरिया, अब हम लोग देखते हैं मेनार्की। इट रेफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्की बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब बिगिनिंग होता है, जब स्टार्ट होता है, उसे मेनार्की कहते हैं। द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगिंस बिटवीन द 12 एंड 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 12 से 15 साल के अंदर में ही ये स्टार्ट हो जाता है। ऐसे दे मे ओकेजनली स्टार्ट अर्लियर एज 8 एंड दिस ऑनसेट में स्टिल बी नॉर्मल। कई बार ऐसा भी होता है कि 12 साल के पहले 8 साल में भी स्टार्ट हो जाता है किसी किसी में। और अभी अगर सही ढंग से देखो तो ये पीरियड स्टार्ट होने का टाइम डाउन हो रहा है। इसका कई सारा कारण है, फिजिकल चेंजेज हो सकता है, इन्वायरमेंटल चेंजेज हो सकता है, इवन खाना पीना का जो कल्चर है, खाना पीना में जो चेंजिंग हो रहा है। कहा जाता है कि तुम देखे होगे या सुने होगे अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लोग से कि उनके टाइम में पार्शियलिटी किया जाता था, मेल को अच्छा खाना न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता था अपने बेटों को, और बेटियों को उतना अच्छे तरीके से देख रेख नहीं किया जाता था। और इसी का परिणाम था कि उस समय साइकिल थोड़ा डिलेड हुआ करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इक्वालिटी आ गया, मेल को भी उतना ही दिया जाता है और फीमेल को भी उतना
समझिए बेटा बेटी एक समान है। अब हाईली न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा गरीबी भी था इंडिया में, अब तो उतना ज़्यादा गरीबी भी नहीं है, तो न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। और इसके अलावा और भी कई सारा कारण है। फॉर एग्जाम्पल्स ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजी जैसे बताए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें काम कर सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा? तो भाई साइकोलॉजिकल फैक्टर फॉर एग्जांपल जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे अलग अलग डिजाइन का वीडियोज वगैरह अवेलेबल है, तो जब वहां पर जो देखा जाता है तो वो भी एक साइकोलॉजिकल चेंजिंग लाता है बच्चों में, और इस चेंजिंग के कारण भी अर्ली प्यूबर्टी कॉज करता है। तो और भी इसके अलावा भी कई सारा कारण है जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारे रिसर्च बाकी है, और तुम लोग जब डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे तो तुम लोग रिसर्च करोगे, राइट। नाउ duration of cycle, typical length of time between first day of one period and the first day of the next is, मतलब ये जो पीरियड है ना, तो जो पहला पीरियड का लास्ट डे होगा तो क्या होगा? पहला पीरियड का लास्ट डे जिस दिन से आउटफ्लो होना स्टार्ट हुआ, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ वो दिन, और दूसरा स्टार्ट होने वाला दिन के जस्ट पहले, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही पीरियड है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जून का फर्स्ट को किसी का ब्लड फ्लो स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, और ये 3 से 5 दिन तक रहेगा। नॉर्मली ये 3 to 5 डेज तक रहता है। किसी किसी में अगर फिजिकल चेंजेज है, फिजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह है तो हो सकता है डिलेड हो या ज़्यादा दिन तक हो, लेकिन मान लो कि अगर 1 जून से स्टार्ट हुआ है किसी का, और दूसरा फिर से फ्लो स्टार्ट हुआ है कब? मान लो 28 जून को, तो इसके बीच का जो दिन हुआ 1 जून से लेकर 27 जून, ये पहला पीरियड हुआ, 1 पीरियड का डेट हुआ। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये जो पीरियड जो है 21 दिन से लेके नॉर्मली, मैं ये नहीं बोल रहा 21 दिन से लेके 45 दिन का हो सकता है यंग वुमेन में, मतलब जो बच्चियां हैं जो जस्ट अभी डेवलपिंग फेज में है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है, उस समय थोड़ा ज़्यादा 21 दिन से लेके 45 दिन तक का हो सकता है। लेकिन वही अगर एडल्ट है, जब जवान हो गया, तो एडल्ट के केस में धीरे धीरे, क्योंकि जिस समय स्टार्टिंग होता है और जिस समय खत्म होता है, तो स्टार्टिंग के समय में मतलब 12 से 16-17 साल तक के बीच में ये ज़्यादा इरेगुलर हुआ करता है। और वैसे जिसमें मेनोपॉज का सिचुएशन आता है, बोले तो 40 से लेके 50 के बीच में फिर से ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है पीरियड्स। तो इसीलिए तो जो यंग वुमेन है या यंग गर्ल्स कह सकते हैं, नॉट वुमेन, तो उसमें 21 से 45 डेज तक का हो सकता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और वही जो एडल्ट हो गई, नॉ मैच्योरिटी पे आ गया है, उस कंडीशन में 21 दिन से लेके 35 दिन का हो सकता है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 28 डेज, इसीलिए हम लोग एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और अगर फुल्ली फिट है, ऐसा बहुत कम केस आता है, अगर फुल्ली फिट है फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, तो उस कंडीशन में 28 डेज एवरेज है, 28 डेज का साइकिल होता है। हम लोग यही मान के चलेंगे। आगे हम लोग जितना भी स्टडी करेंगे वो 28 डेज का ही मान के करेंगे। Variability of menstrual cycle length is highest for women under 25 years of age and is lowest, that is most regular for age 25 to 39। मतलब 25 साल के पहले तक या 25 साल के एज तक का जो पीरियड्स होता है वो ज़्यादा वेरिएबल्स होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। कभी 28 डेज का होगा तो कभी 20 डेज का ही होगा, तो कभी 45 डेज का होगा तो कभी कुछ, ये ज़्यादा वेरिएशंस करते रहता है। लेकिन जैसे ही एज कुछ आगे आता है, 25 से 39 साल के बीच का जो पीरियड्स होता है वो हाईली रेगुलर हुआ करता है। उसके बाद फिर 40 से 44, मतलब जब खत्म होने वाला है, मेनोपॉज होने वाला समय आता है, तो उस समय फिर से वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो स्टेबल ना होकर ज्यादा वेरी करने लग जाता है, राइट। अब आता है सवाल ये मेनोपॉज, जैसे अभी टर्म हम यूज किए मेनोपॉज, 40 से लेकर 44 तक में और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो ये मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स अकरिंग आफ्टर मेनोपॉज विच इज यूजुअली अकर्स बिटवीन 45 to 55 ईयर्स ऑफ द एज। अब ये मेनोपॉज क्यों होता है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, इसका कारण क्या है कि ये मेनोपॉज बंद क्यों हो जाता है कुछ दिन जाके, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं।
क्यों बंद होता है, मेनोपॉज क्यों जरूरी है, कुछ तो कारण होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है कि मेनोपॉज आ जाता है। मेल में ऐसा नहीं, मेल में 70-75 साल तक बोले तो आजीवन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल में लगातार चलते रहता है। तो फिर नेचर ने ऐसा बायसनेस क्यों किया, फिर से वही सवाल आ गया। मेल में 70-75-80 साल तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में 45 से 55 साल तक खत्म हो जाता है। इवन कई सारा केसेस में जहां पर कि अर्ली प्यूबर्टी आया है, बोले तो जहां पर कि 8 से 9 साल में ही पीरियड स्टार्ट हो गया, तो वहां पर जल्दी खत्म भी हो जाता है। वहां पर तो 35 से लेके 40 साल तक में, मतलब 40 साल होते होते पीरियड बंद हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। तो ऐसा क्यों, बोले 40-45 साल में बंद हो रहा है, यहाँ मेल में 80-90 साल तक, मतलब जब तक जिंदा रहेगा तब तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहेगा। दिस इज वेरी बायसनेस। तो ऐसा बायसनेस नेचर ने क्यों किया, क्या ऐसा जरूरी पड़ गया था, क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्यों, इसका कारण, इसका आंसर भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो पिछला क्लास अगर नहीं देखे हो, क्योंकि ऑलरेडी ये 14वां नंबर क्लास है और लास्ट क्लास है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो अगर पहले नहीं देखे हो तो देख लेना, सारा क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर बीच में बाईपास कर गए तो तुम्हारा नॉलेज भी बाईपास हो जाएगा, कि क्या पता जो क्लास को तुम छोड़ दियो तुम्हारे एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर तुम्हारा किस्मत खराब हुआ तो जो क्लास तुम छोड़ दिए हो वही क्लास से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए किसी को छोड़ना नहीं, अपने तरफ से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहने देना है। अब उधर दूसरे तरफ से जो होना हो, लेकिन अपने तरफ से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होना चाहिए, अपने तरफ से किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। और अगर बाय मिस्टेक यू हैव डन योर मिस्टेक, देन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल स्टूडेंट्स? बच्चों मुझे देख पा रहे हो तुम लोग? ओके। प्रोनीता उपाध्याय कहां चले गए थे तुम तो? लेट अस सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक ब्यूटीफुल सर्जरी जो कि ओवेरियन सिस्ट को निकालने का ये सर्जरी किया जा रहा है। देखो यहां पर ये सर्जरी तुम लोगों को बीच बीच में और तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड सर्जरी इसलिए दिखलाते हैं ऑपरेशंस वगैरह, ताकि डॉक्टर वाली फीलिंग्स आए। यहाँ पर क्या है कि अक्सर ये हो जाया करता है इंडिया जैसे कंट्रीज में, ऐसा प्रॉब्लम फीमेल्स में आता है कि ओवरी में सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इतना बड़ा बड़ा इवन 2-2 किलो का सिस्ट भी हो जाया करता है कभी कभी, तो सर्जरी के द्वारा उसे निकालना पड़ता है। तो इन दिस केस लगभग 1.5 किलो का मेजर किया गया था इस ऑपरेशन के बाद। ये दिस इज ओरिजिनल सर्जरी, ये इंडिया में ही परफॉर्म किया गया है और इंडियन डॉक्टर ही किया है ये सर्जरी को। तुम लोग भी जब डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें भी ऐसा इवन इससे भी खतरनाक सर्जरी करना है। ये सिस्ट है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अगर बाय चांस हल्का सा भी मिस्टेक हो जाता है सर्जरी के दौरान में तो ये लीक कर जाता है और पेट के अंदर काफी हानि पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सक्सेसफुली इस सर्जरी को परफॉर्म किया गया। जब तुम लोग डॉक्टर बनोगे, अगर अच्छे तरीके से तुम लोग लगातार कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो तुम लोग भी डेफिनेटली डॉक्टर बनोगे, और इससे भी ज्यादा खतरनाक सर्जरीज करना है। बिकॉज यू नो वेल, धरती पर का जिंदा भगवान डॉक्टर ही होता है, धरती पर का, क्योंकि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, कुछ लोगों को छोड़ के, भगवान को कुछ लोगों को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं देखा। गारंटी के साथ बोलते हैं कि तुम लोग भगवान को नहीं देखे, तो किस भगवान को देखे? इस डॉक्टर के भगवान को देखना है। तो तुम लोगों को आगे चल के यही डॉक्टर बनना है, तो ये डॉक्टर बनने के लिए बोले तो धरती पर का भगवान बनना है, लिविंग गॉड। और लिविंग गॉड बनना इतना आसान तो है नहीं, लगातार तुम्हें अच्छे तरीके से, और जैसे कि ये सेकेंड ईयर में जो सब हो, तो सेकेंड ईयर में तुम लोग फर्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन आएगा अगर नीट का एग्जाम दोगे, तो इसीलिए रात में 9 बजे से फर्स्ट ईयर का क्लास होता है, 11 का क्लास होता है, और शाम को 7 बजे से सेकेंड ईयर का 12th का क्लास होता है एनसीईआरटी। तो तुम लोगों को दोनों, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो इन रियलिटी, तो तुम्हें दोनों क्लास को अटेंड करना पड़ेगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रोनीता उपाध्याय, ये कुछ भी हो सकता है, मोस्टली वाटर लाइक या जेली लाइक सब्सटेंसेस हुआ करता है, जो बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड होता है ना, वही चीज रहता है ये। और भी इसका अलग अलग कंपोजिशंस होता है, कई सारा चीज इसमें होता है, मेन रूप से वाटरी सब्सटेंसेस रहता है। ओके प्रोनीता उपाध्याय, लेट अस मूव। तो अब है सिम्टम्स, क्या है?
अप टू 80% ऑफ वुमेन रिपोर्ट हैविंग सम सिम्टम्स ड्यूरिंग द 1 to 2 weeks पीरियड टू द मेंस्ट्रुएशंस। लगभग 80 से लगभग 80% वुमेन में कुछ सिम्टम्स आता है पीरियड स्टार्ट होने के पहले। 80% के आसपास, 80% समझ रहे हो, 80% के आसपास कुछ सिम्टम्स शो करता है 1 या 2 सप्ताह पहले से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का। तो वो सिम्टम क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं, क्योंकि तुम लोग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैचिंग टाइप या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, इस डिजाइन का भी क्वेश्चन अगर आता है तो बना पाओ, तो उसमें ये मल्टीपल डिजाइन का क्वेश्चन रहता है। इसमें क्या होता है, एक्ने होता है। तो तुम लोग देखे होगे, हो सकता है तुम लोग इस एज से गुजर चुके हो, बहुत सारे जो देखते हो पिंपल्स वगैरह हो जाता है ना, एक्ने वगैरह पूरे चेहरे पे, ये उसी का पहचान है। ये मेल में और फीमेल में दोनों में होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होते रहता है तो उस समय होता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले से। मेल में भी काफी हार्मोनल चेंजेज होता है प्यूबर्टी के टाइम में, तो इसीलिए मेल में भी होता है और डेफिनेटली सभी के साथ हुआ और होता ही है। उसके बाद क्या होता है, टेंडर ब्रेस्ट होता है, मतलब इस जगह पे पेन वगैरह होता है, लगता है कि कुछ गैस जैसा फीलिंग होता है कि गैस यहाँ से निकलने वाला है। ओवरऑल उसको टेंडर ब्रेस्ट का सिचुएशंस कहते हैं। ब्लोटिंग होता है, फीलिंग टायर्ड, काफी थकान महसूस होता है इस समय में, काफी थका सा लगता है, मतलब मन करता है कुछ काम ही ना करें, बस कहीं जाए ही ना, चुपचाप सोए हुए रहें और सिनेमा देखते रहें, टीवी देखते रहें, ऐसा लगता है। और इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेज, इसके पहले क्या होता है, काफी इरिटेबिलिटी रहता है, काफी इरिटेशंस होते रहता है और मूड चेंजेज रहता है। ऐसे भी फीमेल्स में मूड फ्लैक्चुएशन तो अक्सर होते रहता है और वो नेचुरल है। फीमेल्स में मूड जो फ्लैक्चुएट करते रहता है, मूड चेंजेज होता है, इरिटेबिलिटी, ये नॉर्मल है फीमेल्स में, ये सभी में होता है, बिकॉज दिस साइकिल्स रिपीटेड एवरी मंथ ये रिपीट होता है, इसीलिए मूड चेंजिंग रहता है, ये प्रॉब्लम रहता है। नाउ कमिंग टू द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब कई केसेस में ऐसा भी देखने को आया है कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हुआ करता है। तो ये क्या होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? दीज सिम्टम्स इंटरफेयर विथ नॉर्मल लाइफ एंड देयरफॉर क्वालिफाई एज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इन 20 to 30% ऑफ वुमेन। इसी समय कॉल आना है। तो रिपीटिंग is just एक्चुअली बच्चों इस मोबाइल को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसी मोबाइल से देखते हैं, अदरवाइज मुझे बड़ा इरिटेशन होता है जब पढ़ाई के दौरान में क्लास के टाइम अगर किसी का फोन आ जाए तो। और कुछ लोग होता है जानबूझ के देख लेता है कि सर अभी लाइव है, चलो फोन लगाओ। तुम लोग ऐसा मत करना, ओके। चलो, तो यहाँ पर क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इसको कहते हैं, जो कि 20 to 30% वुमेन में ऐसा केस आता है। क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है नॉर्मल लाइफ से इंटरफेयर करता है, मतलब जिस समय स्टार्ट होने वाला रहता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला उसके पहले लगभग 20 to 30% में ऐसा होता है। क्या होता है, इन 3 to 8% दे आर सीवियर, और 3 to 8% में ये सीवियर केस होता है। 20 to 30% में तो मिनिमम रहता है, हल्का फल्का रहता है, लेकिन 3 to 8% केस में बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसे कि हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। मेनी वुमेन एक्सपीरियंसेस पेनफुल क्रैम्प्स ऑल्सो नोन एज डिस्मेनोरिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। काफी क्रैम्प होता है, काफी पेन होता है, काफी क्रैम्पिंग लाइक सिचुएशन होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, ओके। नाउ hormones secreted by the hypothalamus, anterior pituitary and ovaries control the main events। यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यहाँ पर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेन रूप से जो कंट्रोल करने वाला है वो है हार्मोन। और वो हार्मोन कहाँ से, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है, बार बार हम लोग देख रहे हैं। दूसरा नंबर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन ये सब रिलीज करता है, और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स निकालने के लिए। और
ओवरीज के द्वारा भी कुछ हार्मोन्स निकलता है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सभी मिल के ये तीनों जगह से रिलीज होने वाला हार्मोन्स ही हमारे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और ये पूरा पीरियड जो 28 डेज का होता है प्रत्येक मंथ में, उसे भी ये इसके द्वारा कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग इसे पूरा का पूरा हार्मोनल कंट्रोल्स को देखें तो फेजेज ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन चेंजेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूटेराइन चेंजेस। दो तरीके से हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियड को, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन चेंजेस। तो वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन चेंजेस, दैट इज द फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ये तीन फेज, ओवेरियन के आधार पे 3 और यूटेराइन के आधार पे 2 फेज होता है। तो हम लोग पहले ओवेरियन के आधार पे देखते हैं फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो क्या होता है ये? नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ओवेरियन चेंजेस के आधार पे, राइट। तो हम लोग फॉलिकुलर फेज के ऊपर देखते हैं सबसे पहले। ऑन द डे 1 of the cycle, many follicles, that is 15 to 20, start developing in the ovary, that is right or left in response to the FSH of anterior pituitary gland। मतलब anterior pituitary gland FSH हार्मोन रिलीज करता है, उसी के रिस्पॉन्स में ओवरीज चाहे या तो राइट या तो लेफ्ट, दोनों में से कोई एक 15 से 20 फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाता है डेवलप करना। तो इसमें क्या होता है, तुम यहां पर देख सकते हो, 1 नहीं 2 नहीं, 15 से 20 के नंबर में ओवेरियन फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। अब ये 15-20 में से कोई एक 14वां दिन के आसपास में, इस 15-20 में से कोई एक जाके ज्यादा डेवलप करता है, बाकी जो बचता है, अगर मान लो 15 स्टार्ट हुआ है तो बाकी 14 डिजेनरेट कर जाता है और एक ही सही ढंग से डेवलप कर पाता है जो कि मैच्योर सेकेंडरी oocyte बनेगा और ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता हुआ ये आगे जाएगा और आगे का काम करेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं हो पाता। सो कमिंग टू द फॉलिकुलर फेज, सम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज बिगिन टू सीक्रेट एस्ट्रोजेंस एंड इनहिबिन। इसमें से कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स, वो एस्ट्रोजन और इनहिबिन सीक्रेट करता है। By about 6 to 7 days, a single secondary follicle in one of the 2 ovaries has overgrown. All the other become dormant follicle. मतलब कोई एक जो है दूसरे के ऊपर डोर्मेंट रहता है, सिर्फ एक ही डोमिनेंट होता है, सिर्फ कोई एक ओवेरियन फॉलिकल्स ही, सेकेंडरी फॉलिकल ही आगे ग्रो कर पाता है, जो कि सेकेंडरी oocyte का या ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसको देखो। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोनल सिंथेसिस हो रहा है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन से रिलीज होता हुआ आता है, कहां से? थ्रू ब्लड हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, थ्रू ब्लड वो ओवरी तक आता है और ओवरी से यहाँ पर ओवुलेट का कंडीशंस आता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स में एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ है, बीच में स्पेस आया है जिसके कारण की ओवुलेशंस होता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो फिमरी, फैलोपियन ट्यूब का जो फिमरी है उसको कैच करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए उस समय आते हुए हमारे ब्रेन, ओवरऑल के हमारे ब्रेन हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। हमारा ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को एफएसएच रिलीज करने के लिए बोलता है, जो कि थ्रू ब्लड स्ट्रीम पहुंचता है ओवरी तक और ओवरी में यहाँ पर ओवुलेशन का स्टेज आता है, जो कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। और इस एग को या इस ओवम को फिमरी के हेल्प से उसको कैप्चर किया जाता है, उसको कवर करके रखता है। लेकिन हमेशा ये फिमरी या फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करने में सफल नहीं हो पाता। ये कई बार क्या होता है, जब रिलीज होता है तो बॉडी कैविटी में ये खो जाता है, या कई बार होता है मान लो लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ है ओवम, तो इसको राइट फैलोपियन ट्यूब के द्वारा कैप्चर किया जाता है। तो ये तो प्रोसेस है जो कि हमारा काम आता है। तो अगर हम लोग सही ढंग से फुल oogenesis को देखेंगे, ऐसे ऑलरेडी हम लोग पहले के क्लास में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारा
कई सारा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ग्रो करना स्टार्ट किया, उसमें से जिसे कि हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, उसमें से एक ज्यादा बड़ा होता है जो कि प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। अब यही डेवलप होता हुआ डेवलपिंग फॉलिकल से जो कि आगे चल के सेकेंडरी उबम बनाता है और बीच में एक स्पेस छोड़ देता है, और इसी स्पेस के कारण क्या होता है, जब ये रप्चर हो जाता है और ये उस साइड बाहर आ जाता है, लिबरेट हो जाता है ओबम। मैं यहां से हट रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी से दिखे। अब यहां से जो ओबम रिलीज होता है उसी को कैप्चर करता है, लेकिन यहां जो ओबम रिलीज हो गया, इस जगह से जो ओबम रिलीज हो गया है, तो ये जो बच गया था ना ग्रेफेन फॉलिकल्स, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को। ठीक है, और आगे जब ये मान लो कि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों के बाद डिजेनरेट हो जाएगा, जो आगे का फेज कॉर्पस एल्बिकेंस कहलाएगा, और आगे बहुत कुछ रहेगा, ये धीरे धीरे कंप्लीटली डिजेनरेट कर जाएगा। अब आते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज का। एस्ट्रोजेंस एंड इनहिबिन सीक्रेटेड बाय द डोमिनेंट फॉलिकल्स डिक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच। अब जो 15-20 जो फॉलिकल्स ग्रो करना स्टार्ट किया था, उसमें से जो एक डोमिनेंट फॉलिकल है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन और इनहिबिन, जो कि एफएसएच के सीक्रेशन को रोक देता है। एक निगेटिव फीडबैक भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, भैया यहाँ पर एफएसएच बहुत हो गया, अब एफएसएच बनाना बंद कर दो, और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच बनाना बंद कर देता है। इट कॉजेज अदर लेस वेल डेवलप्ड फॉलिकल्स टू स्टॉप ग्रोइंग एंड अंडरगो एट्रेसिया। तो बाकी का जो बच गया था फॉलिकल, वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाता, क्योंकि एफएसएच बनाना कम कर दिया गया है। और किसके द्वारा कम कर दिया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को गलत इंफॉर्मेशन कौन दिया था, जो डोमिनेंट था, जो आगे बढ़ गया, जो फॉलिकल सबसे पहले डोमिनेंट हो गया, ज्यादा ग्रो कर गया, वो पिट्यूटरी को दे दिया, भैया अब जरूरत नहीं है, बनाना बंद कर दो, अब बनाना नहीं है, और पिट्यूटरी बंद करता है। तो बाकी जो छोटा बहन लोग थी उसको तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया, परिणाम होता है वो एट्रेसिया में चला जाता है, रेस्ट में चला जाता है, खत्म। तो यहां पर हर जगह तुम देखते हो कि हर जगह कंपटीशन है, जो आगे बढ़ गया सो बढ़ गया। तो सोचो, जब तुम लोग नीट का तैयारी कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर तक में लगभग 20 लाख कैंडिडेट एग्जाम देगा नीट का। तो उस 20 लाख को तुम्हें पीछे करना है और आगे बढ़ना है तुम्हें, तब भी जाके, जब तक कि 20 लाख को पीछे नहीं करोगे तब कैसे मिलेगा तुम्हें एम्स, कैसे मिलेगा तुम्हें जिपमर। तो तुम्हें अगर टॉप क्वालिटी का मेडिकल कॉलेज में जाना है तो तुम्हें टॉप करना होगा, इतने सारे कैंडिडेट को पीछे करना पड़ेगा। और क्योंकि कंपटीशन इज एवरीवेयर। तुम लोग एक सिनेमा दिया था, आई थिंक तुम लोग देखे होंगे, 3 इडियट, कि जन्म के पहले से रेस, जिंदगी की दौड़ में रेस ही रेस है, दौड़ ही दौड़ है, जो जीता वही सिकंदर बनता है, और जो नहीं जीता वो घर के अंदर है ना। लेट अस मूव। Fraternal, that is non-identical twins or triplet results when 2 or 3 secondary follicles become codominant. These are later ovulated and fertilized at about the same time. आइडेंटिकल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है जब नेचर ने मिस्टेक कर देता है। क्या होता है, जो डोमिनेंट फॉलिकल था वो एफएसएच का सिक्रीशन को नहीं रुकवा पाता है, दोनों एक ही साथ डेवलप करता है, तो एफएसएच का सिक्रीशन रुक भी जाता है, तब तक में 2 फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया था, या कई बार 3 फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया था। कुछ दिन पहले असम में केस आया था, 4 फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया एक साथ में, और 4 बच्चे का फॉर्मेशन हुआ था, आई थिंक रंगिया में। तुम लोग न्यूज़पेपर में या गूगल पे डाल के देखना, रंगिया में हुआ था, हाँ रंगिया में ही हुआ था, एक साथ में 4 क्वाड्रुप्लेट का, नॉट ट्विंस, क्वाड्रुप्लेट का फॉर्मेशन हुआ था, जन्म हुआ है, सक्सेसफुली डिलीवर्ड डेट लेडी। तो इस केस में क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या है, एक ही साथ में 2-3 सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, और स्पर्म का तो कोई कमी नहीं है, 200 से 250 स्पर्म वहां पर पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है 2 का तक कमी कभी होगा नहीं, वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ और ट्विंस या ट्रिपलेट या क्वाड्रुप्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहां तक बच्चों आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आ रही है? जिसको जिसको समझ में आ रही है हाथ खड़ा करो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कर दो,
फर्स्ट अगर आगे बढ़ना है ऐसे करो, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, तो हम लोग आगे निकलते हैं। अब क्या है, वन डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल्स बिकम्स द मैच्योर दैट इज ग्राफियन फॉलिकल which continue to enlarge until it is more than 20 mm in diameter and ready for ovulation। अब जो मैच्योर हो गया था सेकेंडरी oocyte, मतलब जो ज्यादा बड़ा था वो और भी बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि कम से कम ये 20 मिलीमीटर इन डायमीटर ना हो जाए और ओवुलेशन के लिए रेडी ना हो जाए। This follicles forms a blister-like bulges due to the swelling antrum on the surface of the ovary। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लिस्टर लाइक फॉर्मेशन, जो पीछे का हम लोग वीडियो देखे थे, एनिमेशन कुछ देर पहले ही देखे थे, एक बल्जिंग आउट इस ढंग से प्रोजेक्शन था ना, इस ढंग से बल्जिंग हो गया था जहां से कि निकलना है, तो अंदर की तरफ एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ है, और वो एंट्रम उसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धक्का दे रहा है। तो ऊपर की ओर धक्का दे रहा है तो मतलब वो निकलने वाला ही है, ओवुलेशन के लिए रेडी है। और समय आने के बाद, जब समय जैसे ही आता है और वो रिलीज हो जाता है, यू कैन सी है इस तरीके से बल्जिंग आउट हुआ अंदर से धक्का देने के कारण, और इस ढंग से बल्जिंग हुआ, और यहां से और साथ ही साथ यहां पर जो फैलोपियन ट्यूब का फिम्बरी है उसको पकड़ने के लिए रेडी है। जैसे ही बल्जिंग आउट हुआ कि अब यहां से निकलेगा, फिम्बरी रेडी है, उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंट्रम, देख रहे हो, फिर से देखो इस चीज को, तो यहां पर ये बल्जिंग आउट और उसी बल्जिंग से फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर से बता देते हैं कि हमेशा ये फिम्बरी उसको कैप्चर करने में सफल नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है या ओवम है, कैविटी, बॉडी कैविटी में ही लॉस्ट हो जाता है, या कई बार दूसरे साइड वाला इसको कैप्चर कर लेता है और वहां पर भेजता है। सेकेंडरी oocyte में बहुत सारा फैगोसाइट, सेकेंडरी oocyte को के लिए खत्म करने के लिए अगर बॉडी कैविटी में चला गया तो बॉडी कैविटी में बहुत सारा फैगोसाइटिक सेल्स है, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल जो प्रेजेंट है वो फैगोसाइटोसिस करने के लिए ही रेडी है। तो कोई भी चीज मिले कि उसका वो सर्वनाश करे, तो इसको क्या होता है, फैगोसाइटिक सेल कई बार खा जाता है। ओके, लेट अस मूव। ओवुलेशन, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इनटू पेल्विक कैविटी यूजुअली अकर्स on day 14 in a 20-day cycle। नॉर्मली अगर 28 डे का साइकिल है तो 14वां दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन अकर्स 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। अगला मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले रिलीज होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए मान लो किसी लेडी का या किसी फीमेल का साइकिल होता है 40 डेज का, तो अब किस दिन ओवुलेशन होगा, तो ओवुलेशन निकालने के लिए 40 माइनस 14 करेंगे और ये हो जाएगा 26 डे, 26वां दिन ओवुलेशन होगा। इसके अलावा ओवुलेशन चेक करने का कई सारा प्रोसेस है, प्रेगा टेस्ट होता है और भी कई सारा हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिस समय पढ़ेंगे, मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उस समय हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। और भी कई सारा प्रोसेस होता है। उस दिन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जिस दिन ओवुलेशन होने वाला होता है, एक दिन पहले से। और भी कई सारा चेंजेज आता है बॉडी में, जिससे कि एक फीमेल उसको प्रिडिक्ट कर सकती है कि किस दिन उसका ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक ओवुलेशन किस प्रकार से होता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ओवुलेशन डायरेक्टली फ्लो के जैसा होता है और वहीं पर फिम्बरी इसको कैप्चर करने के लिए भी लगा हुआ है और इसको डायरेक्टली फिम्बरी उसको कैप्चर कर लेता है और फिम्बरी उसे कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब से आगे पास करवाता है। और अगर उस समय के आसपास में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और इस ढंग से जो सिलिया लगा हुआ रहता है वो फैलोपियन ट्यूब में, जो कि उसे आगे की ओर प्रोपेल करता है। तो एम्पोलरी रीजन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और स्पर्म प्रेजेंट है तो फैलोपियन ट्यूब का एम्पोलरी रीजन तक ये पहुंचता है और वहां पर स्पर्म इसे फर्टिलाइज करता है। तो इस तरीके से ये कैप्चर होता है। तो ये तो है हमारा ओवुलेशन का फेजेज, और इस तरीके से सिलिया उसे प्रोपेल करता है और आगे बढ़ाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक सभी का? लेट अस मूव। ड्यूरिंग ओवुलेशन द सेकेंडरी oocyte रिमेन्स सराउंडेड बाय इट्स जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा।
जिस समय ओव्यूलेशन होता है, जिस समय सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस समय जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा उसे कवर अप करके रखता है। मतलब ये दो जो वाल है, ये दो मेम्ब्रेन या ये दो कवर, कौन कौन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा, उसको अभी भी कवर करके रखता है और बहुत समय तक रहता है। हम लोग ऑलरेडी जिस समय इम्प्लांटेशन पढ़े थे, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, उस समय हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़े थे। The high level of estrogen during the last part of the pre-ovulatory phases exert a positive feedback effect on the cells that secrete LH and gonadotropin releasing hormone GnRH and causes ovulation। मतलब यहाँ पर लास्ट फेज में LH हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH का जो सिक्रीशंस होता है, उसी के पॉजिटिव फीडबैक से मेंस्ट्रुएशन होता है। अब ये एनसीईआरटी से फिगर लिया गया है, ये जो इमेज देख रहे हो ये एनसीईआरटी का इमेज है और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी क्या किया है कि एनसीईआरटी की इमेज में सारे चीज को, जैसे पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज लेवल जो होता है, उसके बाद ओवेरियन हार्मोन और जो इंडोमेट्रियम माइट्रियम का जो फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, ये सारा चीज को एक ही जगह पे दिखलाया गया है। जैसे पिट्यूटरी में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये एफएसएच एलएच है, तो जिस दिन ओवुलेशन होना है उसके पहले एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और एफएसएच का भी अमाउंट बढ़ जाता है। अगर वही हम लोग ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो ओवुलेशन के समय में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बाद में, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हाफ ये मैच्योर हो चुका रहता है फॉलिकुलर फेज में, मतलब फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के बीच में आ चुका रहता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो यहाँ पर इसमें भी इतने चेंजिंग हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और वो भी बहुत आता है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका, अगर ऐसे देखोगे तो याद नहीं होगा, इसको थोड़ा ड्रॉ करना है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर तुम्हें लगे उसे ड्रॉ करो और उसको लेबलिंग करो। तो जब एक एक करके लेबलिंग करोगे तो तुम्हें याद रखना आसान हो जाएगा, और इस फिगर को 2 से 3 बार ड्रॉ करोगे आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस स्टिमुलेट मोर फ्रीक्वेंट रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। मतलब अगर एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, GnRH का रिलीज को बढ़ा देता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इट आल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट्स गोनेडोट्रोप्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट LH। तो वो क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ज्यादा से ज्यादा LH बनाने का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड GnRH प्रमोट द रिलीज ऑफ FSH को रिलीज के लिए भी प्रमोट करता है GnRH, एंड एडिशनल LH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एडिशनल LH एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। Now mechanism of ovulation, LH causes rupture of the Graafian follicle। अब LH जो है ग्राफियन फॉलिकल का रैप्चर को इनिशिएट करता है, ये रप्चर कर देता है, एंड क्या होता है उससे रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte हो जाता है, एंड अबाउट टू 9 to 12 आवर्स आफ्टर द पीक ऑफ द LH सर्ज। मतलब जिस समय LH का लेवल सर्ज करता है, LH लेवल बढ़ता है, उससे 9 से 12 घंटे के बाद ग्राफियन फॉलिकल टूटता है और उससे सेकेंडरी oocyte निकलता है। The ovulated oocyte and its corona radiata cells are usually swept into the uterine tube। अब क्या होता है, कोरोना रेडियाटा समेत सेकेंडरी oocyte या ओवुलेटेड oocyte अंदर की ओर जाता है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? Okay, both ovaries generally alternate in process of ovulation, but sometimes the same ovary continues producing ova for many months। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अल्टरनेट करता है। मान लो अगर इस मंथ में लेफ्ट ओवरी के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन हुआ था, ओवुलेशन हुआ था, तो अगला में राइट करेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, एक ही ओवरी लगातार बनाते रह जाता है, 6-6 महीना तक एक ही ओवरी, और उसके बाद फिर अगला ओवरी इसको रिप्लिकेट करता है। ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो कि अभी तुमको बताए थे। यहाँ पर 35 दिखे, वहां पर 40 लिखे थे, 35 - 14 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 21st डे को रिलीज होगा ओवम या सेकेंडरी oocyte। 1 day prior to ovulation, मतलब ओवुलेशन से एक दिन पहले ही LH का लेवल शार्पली इंक्रीज कर जाता है, जिसे कि LH सर्ज कहा जाता है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज LH सर्ज,
ठीक है, तो ओवुलेशन से एक दिन पहले, ओके, इट रप्चर्स वॉल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte surrounded by zona pellucida, corona radiata, cumulus oophorus is released from the ovary, राइट। LH इज ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन, एक LH ही जो है यही है ओवुलेशन कॉजिंग हार्मोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे 12th के एग्जाम में भी आता है और नीट में भी आता है। आफ्टर ओवुलेशन रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, जिसे कि येलो बॉडी भी कहा जाता है। जब एग रिलीज हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो जो बच गया ना ग्राफियन फॉलिकल, वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर एक फिर से दूसरा फिगर देख सकते हो, यहां पर ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, यहां से रिलीज हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, और ये जो बचा ब्लड क्लॉट के साथ में ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम, फिर मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम, और ये है कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। ओके, अब है मिटल्स मर्ज। अब ये क्या होता है, मिटल्स मर्ज क्या होता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम oocyte इज लॉस्ट इनटू पेल्विक कैविटी वेयर इट लेटर डिसइंटीग्रेट्स। कई बार क्या होता है कि oocyte लॉस्ट हो जाता है पेल्विक कैविटी में, जो बोले कि अगर रिलीज हो जाता है तो वहां पर ये खत्म हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट समटाइम्स लीक्स इनटू द पेल्विक कैविटी फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल कैन कॉज पेन नॉन एज मिटल्स मर्ज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। मतलब जो ब्लड वगैरह निकलता है थोड़ा सा, उस समय थोड़ा सा पेन भी होता है, और इसी प्रोसेस को मिटल्स मर्ज कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब है ओवुलेशन प्रिडिक्टिंग किट, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। An over-the-counter home test that detects a rising level of LH can be used to predict ovulation a day in advance. That is OXO ovulation predicting kit, इसका नाम है। ठीक है, ओवर द काउंटर मतलब तुमको घर में ही ये मैन्युअली इसे चेक करके पता कर सकते हो कि आज या कल, मतलब एक दिन पहले इससे पता हो जाएगा। मान लो जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, कुछ अनईजी फील होने लगा, तो इससे लगता है कि अब ओवुलेशन होने वाला है, तो इस किट को यूज करके चेक किया जा सकता है। अब जो हार्मोनल कंट्रोल होता है रिप्रोडक्शन में, ये हार्मोनल कंट्रोल इस प्रकार से होता है। ऐसे ऑलरेडी हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं, इन डिटेल देख चुके हैं। अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हो तो देख लो, ये सारा चीज हम लोग फुल्ली डिटेल में विथ मल्टीमीडिया देखे हैं। ये 3D में देखे थे ये सारा चीज, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो GnRH होता है हमारे हाइपोथैलेमस से, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर को LH रिलीज करने के लिए बोलता है, और ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम मूव कर जाता है कहाँ पे, ओवरी में। और ओवरी में जो जाता है तो इसको ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है और वहां से रप्चर कर देता है। साथ ही साथ ये जब ये रप्चर होता है तो यहां से निगेटिव इनहिबिन जाता है GnRH को, जो कि आगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज रोक देगा। राइट, तो इस प्रकार से ये फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। आफ्टर ओवुलेशन मैच्योर फॉलिकल कोलैप्सेस and the basement membrane between the granulosal cells and the theca interna breaks down. Once a blood clot forms from minor bleeding of the ruptured follicle, the follicle becomes the corpus hemorrhagicum. मतलब अगर वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर अगर ब्लड भी है, क्योंकि वहां पर ब्लड तो निकलेगा, तो उसको हम लोग कॉर्पस हिमोरेजिकम कहेंगे। अब आते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। If the oocyte is not fertilized, the corpus luteum has a life span of only 2 weeks. अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो सिर्फ 2 सप्ताह ही कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ है। उसके बाद ये डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, जिसे कि व्हाइट बॉडी कहते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा बॉडी कहेंगे, बताओ कोई भैया? कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे कॉर्पस एल्बिकेंस को व्हाइट बॉडी कहेंगे, तो कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा बॉडी कहेंगे? हम लोग कई बार पढ़े हैं, तुम लोग ध्यान दिए हो कि नहीं, बता दो प्रोनीता, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन सा बॉडी बोलेंगे? सौरभ देवनाथ और भी जो हो, जल्दी से। फास्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बिल्कुल, इसको बोलेंगे येलो बॉडी।
इसको हम लोग येलो बॉडी बोलेंगे, राइट। लेट अस मूव। अब है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, एज द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस एंड इनहिबिन डिक्रीजेज, रिलीज ऑफ GnRH, FSH एंड LH राइजेज ड्यू टू द लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अगर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन किस अमाउंट घट जाएगा तो GnRH, FSH एंड LH का राइजेज ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के कमी होने के कारण इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। सो फॉलिकुलर ग्रोथ रिज्यूम्स एंड न्यू ओवेरियन साइकिल्स बिगिंस। तो क्या होगा, फिर से न्यू ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड, मतलब अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाता है, देन बिगिंस टू डिवाइड द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अगले 3 मंथ तक, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, तो अगले 3 महीने तक ये एग्जिस्ट करेगा। इट इज रिस्क्ड फ्रॉम द डिजेनरेशन बाय द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG। ये HCG के द्वारा इसको बचा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कहां से HCG सीक्रेट होता है हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे प्लासेंटा में। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द syncytiotropoblast layers of placenta beginning about 8 days after fertilization। तो हम लोग देखे थे कि जब ये, जैसे कि मान लो ये इंडोमेट्रियम का वाल है, यहाँ पर जब सेकेंडरी oocyte आता है कोरोना रेडियाटा के साथ में, जब एंटर करता है तो यहाँ पर क्या होता है, इधर बना रहे, यहाँ पर एक सिंसाइटियल लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। सिंसाइटियो इसलिए क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यही HCG को रिलीज करता है, यही सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट ही HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को बचा लिया जाता है, रोक लिया जाता है। वो कॉर्पस ल्यूटियम रुको रुको रुको, प्रेगनेंसी हो गया, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलाना है, अब आगे उस साइट की जरूरत नहीं है, अब आगे फर्टिलाइजेशन की जरूरी नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज सक्सेसफुल। नाउ कमिंग टू द ग्रैब इंडेक्स टेस्ट। क्या होता है ये? प्रेजेंस ऑफ HCG इन मैटरनल ब्लड और यूरिन इज एन इंडिकेटर ऑफ pregnancy and is the hormone detected by the home pregnancy test, that is grab index test। मतलब वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाला जो किट आता है उसे जिसे ग्रैब इंडेक्स टेस्ट कहते हैं, वो HCG को ही डिटेक्ट करता है। क्लियर? तो अब है, ये है हमारा यूट्रस का फिगर, ये है सर्विक्स, ये है ओवरी, लेफ्ट राइट, सॉरी उल्टा बोल दिए, राइट लेफ्ट। तो ये सारा कुछ थिकनिंग वॉल हो जाता है जो कि आगे चल के बनाता है। नाउ कमिंग टू द मेंस्ट्रुअल फेजेज। द मेंस्ट्रुअल फेज आल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस लास्ट फॉर रफली द फर्स्ट 3 to 5 डेज ऑफ द साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जो आउटफ्लो होता है ब्लड वगैरह का, उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जो कि अगले 3 से 5 दिन तक के लिए रहता है। बाय कन्वेंशन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज डे 1 ऑफ द न्यू साइकिल। और कन्वेंशन के अनुसार जो माना जाता है, जो पहला दिन होता है मेंस्ट्रुएशन का, वो अगला साइकिल का पहला दिन माना जाता है, ठीक है। दिस डिस्चार्ज अकर्स बिकॉज द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस स्टिमुलेट रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो डिस्चार्ज होता है वो क्यों होता है? डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो घट जाता है, क्यों घटता है? रिलीज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दिस कॉजेज द यूटेराइन स्पाइरल आर्टेरियोल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। और इसका परिणाम क्या होता है? जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स होता है यूटेराइन का, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब यहाँ पर हम लोग ब्लड सप्लाई टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, इस जगह से और इस जगह से ब्लड सप्लाई किया जाता है, इस जगह से ब्लड सप्लाई जाता है ओवेरियन आर्टरी से ओवरी को, और यहाँ पर वेजिनल आर्टरी से वेजाइना को, जो कि एक कॉमन इलियक आर्टरी से जुटा हुआ है। कॉमन इलियक आर्टरी से इंटरनल इलियक आर्टरी है ये, और यहीं से जुटा हुआ है, जो कि यूट्रस को, वेजिना को ब्लड सप्लाई जाता है, और हाईली वेस्कुलर इसी के कारण होता है। यहाँ पर 2 प्रकार का बना हुआ रहता है आर्टरी एंड वेन। जैसे देखो ये स्ट्रेट आर्टरी है जो कि डायरेक्टली आया गया, ठीक है, ये स्ट्रेट आर्टरी। फिर ये है पेरीमेट्रियम,
ये है बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर का लेयर है ये इंडोमेट्रियम। अब ये बीच बीच में इस ढंग से फोल्डिंग से ये जो देख रहे हैं ये है यूटेराइन ग्लैंड्स और ये है यूटेराइन कैविटी। अब ये जो आर्टरी देख रहे हैं जो इस तरीके से जा रहा है, दिस इज द स्पाइरल आर्टरी। क्यों? ये ज्यादा वेस्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए। एक तो है स्ट्रेट आर्टरी जो कि मायोमेट्रियम में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडोमेट्रियम में स्पाइरल आर्टरी प्रेजेंट है जो कि ज्यादा वेस्कुलराइज करता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई करता है यहाँ पे। आगे आर्कुएट आर्टरी, ये जो देख रहे हो यहाँ पर कुछ कुछ दूरी में इस तरीके से लगा हुआ रहता है, इसे आर्कुएट आर्टरी कहते हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये आर्कुएट आर्टरी इस डिजाइन का इसलिए बना हुआ है ताकि, क्योंकि प्रत्येक, और ये है रेडियल आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से जो इस ढंग से जो जा रहा है इसे कहते हैं रेडियल आर्टरी, राइट। और ये है यूटेराइन आर्टरी जो कि बाहर में है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ढंग से जो बना हुआ रहता है ना, तो रेडियल इसलिए है रेडियल आर्टरी, फिर तुम्हारा स्पाइरल आर्टरी, ताकि क्योंकि प्रत्येक मंथ में ब्लड फ्लो होता है, तो प्रत्येक मंथ में ब्लड फ्लो होता है। तो अगर इस डिजाइन का नहीं बना रहेगा तो इतना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा कि हो सकता है डेथ हो जाए। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए इसका बनावट ही ऐसा होता है ताकि ये क्लॉटिंग जल्दी हो जाए, ब्लड फ्लो बंद हो जाए, राइट। एज ए रिजल्ट द सेल्स दे सप्लाई बिकम ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एंड स्टार्ट टू डाई। तो वहां यहां पर क्या होता है, किसके कारण, यहां से देखो, दिस कॉजेज द यूटेराइन स्पाइरल आर्टेरियल टू कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ जो स्टिमुलेशन हो गया किसका, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो डिक्लाइनिंग लेवल हो गया, वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज कर देता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, स्पाइरल आर्टेरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। स्पाइरल आर्टेरियोल्स कौन सा है, स्पाइरल आर्टेरियोल्स यहाँ पर लगा हुआ है, स्पाइरल फेज में ये जो है स्पाइरल आर्टेरियोल्स। अब ये स्पाइरल आर्टेरियोल्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट के कारण कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, तो उस एरिया में जो मेंस्ट्रुअल फेज है जहां से कि इंडोमेट्रियम वगैरह है, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, आर्टरीज रुक गया। तो क्या होता है, वो मरना स्टार्ट हो जाता है वो लेयर। इवेंचुअली द इंटायर स्ट्रेटम फंक्शनैलिस स्लॉट ऑफ, तो जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है वो वहां से झरझर के टूट के गिरने लगता है। एट दिस टाइम ऑफ इंडोमेट्रियम इज वेरी थिन, और इस समय क्या होता है, इंडोमेट्रियम काफी पतला हो जाता है, अबाउट 2 to 5 मिलीमीटर, बिकॉज ओनली द स्ट्रेटम बेसिलिस रिमेन्स, क्योंकि वहां पर अब सिंपली स्ट्रेटम बेसिलिस ही प्रेजेंट रहता है, बाकी सब खत्म हो चुका रहता है। बच्चों ये क्या होता है, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, ये सारा चीज डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, यूट्रस का, इंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर जिसमें पढ़ रहे थे प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में। तो प्लीज 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 अगर वो क्लास को छोड़े हो तो पिछला सभी क्लास को देखना है, क्योंकि जो उस क्लास को छोड़ दिए होगे अभी ये चीज समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि किसी को दिक्कत ना हो, मैं इस चीज को भी तुम्हें अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तक कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर ना हो, तो इसका कारण सिर्फ यही है कि तुम पीछे का क्लास छोड़ दिए हो। ठीक है बच्चों, अब है मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो फ्रॉम यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 40 to 150 ml ऑफ ब्लड, जो कि 40 से 150 ml ब्लड रहता है। और क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, म्यूकस रहता है और एपिथेलियल सेल्स शेड फ्रॉम द इंडोमेट्रियम, क्योंकि वहां पर स्पाइरल आर्टेरियोल जो था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो वहां पर डेड हुआ। सो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज द करेक्ट नेम ऑफ द फ्लो, मतलब जो फ्लो हो रहा है उसके लिए मेंस्ट्रुअल फ्लूइड सही नाम है। ऑल्दो मेनी पीपल प्रीफर टू रेफर इट एज मेंस्ट्रुअल ब्लड, जबकि ज्यादातर लोग इसे मेंस्ट्रुअल ब्लड के नाम से जानता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज रेडिश ब्राउन, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रेडिश ब्राउन होता है, ए स्लाइटली डार्कर कलर देन द वेनस ब्लड, जो कि वेनस ब्लड से थोड़ा सा ज्यादा डार्क हुआ करता है। अबाउट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज ब्लड, और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है उसका आधा ब्लड होता है लगभग में। इट कंसिस्ट ऑफ सर्विकल म्यूकस, वेजिनल सिक्रीशंस एंड इंडोमेट्रियल टिश्यू, मतलब ये जो फ्लूइड है उसमें क्या क्या होता है, सर्विकल म्यूकस होता है, वेजिनल सिक्रीशंस होता है और इंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो कि टूट के गिर रहा है। वेजिनल फ्लूइड्स इज मेंसेस मेनली कंट्रीब्यूट वाटर, common electrolytes, organ moieties and at least 14 proteins including glycoproteins. Okay, so अब है menstrual clots. Many females notice blood clots during menstruation. Blood clots भी कई केस में ऐसा नोटिस किया गया है। These appear as clumps of blood that may look like tissue, जो कि देखने में टिश्यू के जैसा लगता है। Acid pH of vagina and plasmin contained in the endometrium tends to inhibit the blood from clotting. तो यहाँ पर जो
प्लाज्मिन है, वेजिना एंड प्लाज्मिन, एसिडिक पीएच और प्लाज्मिन का जो रहता है वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है। अब एक सवाल आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्या मेंस्ट्रुएशन के टाइम में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए? कई बार सवाल आता है। तो यहाँ पर क्या है कि जिस समय मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय मेंस्ट्रुएशन में वुमेन्स का बॉडी जो रहता है वो ज्यादा वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पीएच होता है, वेजिनल पीएच, वो काफी लो हो चुका रहता है, क्योंकि एसिडिटी वहां पर नॉर्मल से नॉर्मल जा चुका रहता है। सर्विक्स इज लोअर इन इट्स पोजीशन, सर्विक्स का पोजीशन लोअर रहता है। सर्वाइकल ओपनिंग इज मोर डायलेटेड, वो जो देखे थे लेयर, यहाँ पे मैं दिखला रहा हूं, ये जो देख रहे हो सर्विक्स का ओपनिंग, ये एक तो पोजीशन इसका लोअर हो गया है, प्लस ये जो ज्यादा डायलेटेड है। तो इसका परिणाम क्या होता है, ज्यादा डायलेटेड के कारण ज्यादा एंट्री वहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल कहें इस समय में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो कई प्रकार के, बिकॉज एसिडिटी खत्म है वहां पर, इन्फेक्शन का, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है उस समय से, एंडोमेट्रियम का टिश्यू सेट ऑफ हो रहा है, तो वहां पर इन्फेक्शंस वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए उस समय में नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है मेंस्ट्रुअल फ्लो पासेस फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी थ्रू द सर्विक्स एंड वेजिना टू एक्सटीरियर, वेजिना से एक्सटीरियर की ओर जाता है। तो कुछ डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स मैक्सिमम चीज देख चुके हैं। अब इसको किस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैसे करना चाहिए, ऐसे ये सारा चीज को हम लोग फिर प्रोलिफरेटिव फेज, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारा चीज यूट्रस का हिस्टोलॉजी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस समय हम लोग प्लासेंटा पढ़ रहे थे और जिस समय हम लोग यूट्रस का डिटेल पढ़ रहे थे, तो ऐसे ये सारा चीज तुम लोग एक बार स्लाइड है, ये पीडीएफ के फॉर्म में तुम लोगों को जैसे ही हमारा ये क्लास अपलोड हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें दे दिया जाएगा, इसे तुम लोग डाउनलोड करके रख लेना और सभी कुछ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेना और इसको प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना, और एनसीईआरटी को तो पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू प्रोनीता एंड सौरभ देवनाथ।